तो आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के उरांव समुदाय की, एक ऐसी कहानी जो अपने प्राचीन जड़ों को आज के डिजिटल भविष्य से जोड़ती है। सुनने में ये बहुत बड़ा दावा लगता है ना, झारखंड की सबसे शिक्षित और जागरूक जनजाति। पर क्या इस बात में दम है? चलिए मिलकर इसकी तह तक चलते हैं। तो ऐसा करते हैं, इस पूरे मामले को एक केस की तरह देखते हैं और हम एक एक करके सबूतों को परखेंगे, ये जानने के लिए कि आखिर सच्चाई क्या है। तो ठीक है, इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। पहला सुराग वो हमें मिलेगा आंकड़ों में और जमीन से जुड़ी कुछ हकीकतों में। ये आंकड़ा देखिए, लगभग 20%, मतलब झारखंड की कुल आदिवासी आबादी का करीब 5वां हिस्सा उरांव समुदाय का है और इसी वजह से ये राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति हैं। और मजे की बात यह है कि इनमें से 90% आबादी सिर्फ 2 डिवीजन में रहती है, दक्षिणी छोटानागपुर और पलामू। अब जरा सोचिए, जब एक समुदाय इतनी घनी आबादी में एक साथ रहता है तो उनका सामाजिक ताना बाना कितना मजबूत होगा, है ना? लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या एक जगह पर रहने का मतलब ये है कि ये समुदाय बाकी दुनिया से कट गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इतिहास देखें तो सबूत मिलते हैं कि इनका मूल घर दक्कन का पठार था। इसका मतलब ये लोग प्रवास करके यहाँ आए हैं, जो दिखाता है कि ये हमेशा से ही नई परिस्थितियों में ढलते आए हैं। अच्छा, तो अब चलते हैं हमारे अगले सुराग की तरफ। और ये सुराग किसी नक्शे में नहीं मिलने वाला, ये छिपा है उनकी पहचान में, उनकी भाषा में। उरांव लोग खुद को और अपनी भाषा को कुड़ुख कहते हैं। और जानते इस शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब है मनुष्य। ये बात बहुत गहरी है। उनकी पहचान किसी जगह या किसी राजा से नहीं, बल्कि इंसान होने के एहसास से जुड़ी है। और उनकी भाषा कुड़ुख अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है। आसपास की ज्यादातर भाषाएं जैसे हिंदी या संथाली इंडो आर्यन परिवार की हैं, लेकिन कुड़ुख एक द्रविड़ भाषा है। सोचिए, जैसे तमिल, तेलुगु या कन्नड़। ये भाषा उन्हें भाषाई तौर पर उत्तर भारत में एक द्वीप की तरह बनाती है और सीधा दक्षिण भारत से जोड़ती है। यहाँ तक तो बात थी इतिहास की, लेकिन अब हमारी ये जो पड़ताल है वो एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। हम प्राचीन विरासत से निकलकर सीधे एक ऐसे मॉडर्न आविष्कार की तरफ बढ़ रहे हैं जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। अपनी भाषा को एक स्थायी पहचान देने के लिए उरांव समुदाय ने अपने खुद की एक लिपि बनाई, जिसका नाम है तोलुंग सिकी। देखिए, किसी भी भाषा के लिए अपनी लिपि का होना एक गेम चेंजर जैसा है। इससे भाषा को स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है, उसे पढ़ाया जा सकता है और सबसे जरूरी, आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाया जा सकता है। अब इस लिपि को देखकर लगता है ना कि ये कितनी प्राचीन होगी, सदियों पुरानी, लेकिन असलियत कुछ और ही है और काफी हैरान करने वाली भी। ये लिपि बनाई गई थी 1999 में। जी हाँ, 1999। ये कोई प्राचीन धरोहर नहीं है, बल्कि 21वीं सदी के दरवाजे पर अपनी संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए उठाया गया एक बहुत ही सोचा समझा और मॉडर्न कदम था। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारा जो आखिरी और सबसे मजबूत सबूत है वो ये दिखाता है कि इस समुदाय ने सिर्फ एक लिपि बनाकर ही काम खत्म नहीं किया, उन्होंने इसे आज के डिजिटल दौर के लिए भी तैयार किया। ये देखिए, हाथ से लिखे पन्ने से लेकर कंप्यूटर की स्क्रीन तक का सफर। किली तोलोंग नाम का एक कंप्यूटर फॉन्ट भी बनाया गया। इसका मतलब ये था कि अब उनकी भाषा सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि स्मार्टफोन पर, वेबसाइट्स पर, सोशल मीडिया पर हर जगह जिंदा रह सकती है। तो चलिए सारी सुरागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। पहला, एक जगह पर केंद्रित आबादी जो उन्हें सामाजिक ताकत देती है। दूसरा, कुड़ुख यानी मनुष्य नाम में छिपी पहचान। तीसरा, उनकी द्रविड़ भाषा। चौथा, 1999 में अपनी लिपि का आविष्कार। और पांचवा, कंप्यूटर फॉन्ट बनाकर डिजिटल दुनिया में कदम रखना। इन सबको मिलाकर एक ही तस्वीर सामने आती है, एक ऐसे समुदाय की जो अपना भविष्य भी खुद लिख रहा। तो ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने रखती है। विकास का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ आर्थिक तरक्की है, या फिर ये अपनी संस्कृति, अपनी पहचान पर वो भरोसा है जिससे कोई अपना भविष्य खुद तय कर सके? उरांव समुदाय की ये कहानी शायद यही बताती है कि असली प्रगति अपनी जड़ों को मजबूत करके भविष्य की ओर उड़ान भरने में है। हम उरांव जनजाति के समाज को समझने की एक कोशिश करेंगे, मतलब उनका जो एक सामाजिक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है।
ये नियम, ये परंपराएं, ये रिश्ते, ये सब मिलकर एक मजबूत समुदाय कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये समुदाय कहाँ बसता है। उरांव जनजाति, जैसा कि हम देख सकते हैं, मुख्य रूप से पूर्वी भारत के झारखंड राज्य में है। यह इलाका अपनी समृद्ध आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता है और उरांव लोग इस क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। और बस यही सोच आज की हमारी पूरी बात का सेंट्रल पॉइंट है। हम इन परंपराओं को सिर्फ रस्मों की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे सिस्टम के रूप में देखेंगे जो समाज को चलाता है, उसे एक दूसरे से जोड़ता है और मजबूत बनाता है। तो चलिए इस सिस्टम को समझने का ये सफर शुरू करते हैं। और शुरुआत होगी पहचान की सबसे पहली कड़ी से, यानी गोत्र या कुल से। देखिए, उरांव समाज में किसी की भी सबसे पहली पहचान उसका गोत्र या किली होती है। ये तो नाम से भी पहले आता है और समाज में किसी व्यक्ति की जगह तय करता है। ये उसकी जड़ है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 68। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। मशहूर मानव विज्ञानी शरद चंद्र राय ने अपने शुरुआती अध्ययनों में 68 अलग अलग गोत्रों को दर्ज किया था। इससे पता चलता है कि ये व्यवस्था कितनी पुरानी, कितनी गहरी और जटिल है, जहां हर गोत्र की अपनी एक अलग कहानी है। और ये गोत्र सिर्फ नाम नहीं है, हर गोत्र की अपनी एक खास पहचान होती है जो सीधे प्रकृति से जुड़ी है, और इसे कहते हैं टोटम। और ये टोटम भी कमाल के हैं, एकदम अलग अलग। कुछ ताकत का प्रतीक हैं, जैसे लकड़ा गोत्र का बाघ, तो वहीं कुछ इतने हैरान करने वाले हैं, जैसे किस्पोट्टा गोत्र का प्रतीक है सुअर की अंतड़ी। ये सवाल मन में आना बहुत स्वाभाविक है। भाई, बाघ तो समझ में आता है, शक्ति का प्रतीक है, लेकिन सुअर की आंतड़ी, इसका क्या मतलब हो सकता है भला? तो इसका जवाब ये है कि टोटम का मतलब हमेशा ताकत या खूबसूरती नहीं होता। हर प्रतीक के पीछे एक कहानी छुपी है। सोचिए, हो सकता है कि स्पोटा गोत्र के पूर्वज कभी अकाल में भूख से मार रहे हों और उन्हें जिंदा रहने के लिए जंगली सुअर का यही हिस्सा मिला हो, या फिर किसी दुश्मन से छिपते हुए उन्हें सुअर की अंतड़ियों के ढेर में पनाह मिली हो। उस एक घटना के बाद वो साधारण सी चीज उनके लिए जीवन बचाने वाला एक पवित्र प्रतीक बन गई। ये प्रकृति के साथ उनके बहुत गहरे और भावनात्मक रिश्ते को दिखाता है। अब आते हैं इस पूरे सिस्टम के सबसे बड़े और सबसे मजबूत नियम पर। एक ही गोत्र में शादी करना पूरी तरह से मना है। एक ऐसा नियम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। पर ऐसा क्यों है? देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी परंपरा नहीं है, ये तो एक तरह की जबरदस्त सोशल इंजीनियरिंग है। ये नियम तय करता है कि रिश्ते सिर्फ एक छोटे से समूह में सिमट कर ना रह जाएं। जब हर शादी अलग अलग गोत्रों के बीच होगी, तो ये पूरे समुदाय को एक साथ बुनती है। इससे एक बड़ा, मजबूत और आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क तैयार होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दोस्ती और शादी जैसे रिश्तों को औपचारिक रूप देकर इस सामाजिक ताने बाने को और कैसे मजबूत किया जाता है। आमतौर पर हम दोस्ती को एक निजी रिश्ता मानते हैं, है ना? लेकिन उरांव समाज में ये एक पूरी सामाजिक संस्था है। लड़कियों की जो सबसे पक्की सहेली होती है उसे गोई कहते हैं, और लड़कों के जिगरी दोस्त को लार या संगी कहा जाता है। ये सिर्फ दोस्त नहीं, एक सामाजिक रिश्ता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि शादी के बाद ये रिश्ता और फैल जाता है। पति पत्नी एक दूसरे के इन खास दोस्तों को लारेन या संगिनी कहकर बुलाते हैं। मतलब ये हुआ कि दोस्त भी एक तरह से परिवार का ही हिस्सा बन जाते हैं। इससे सामाजिक नेटवर्क और भी गहरा और मजबूत हो जाता है। शादी के लिए यहाँ दो मुख्य रास्ते हैं। पहला, आयोजित विवाह। इसमें लड़के का परिवार लड़की के परिवार को वधू मूल्य देता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दहेज का बिल्कुल उल्टा है। दहेज में लड़की का परिवार पैसे देता है, यहाँ लड़के का परिवार सम्मान के तौर पर यह मूल्य चुकाता है, ये मानते हुए कि वे अपने घर एक बहुत कीमती सदस्य को ला रहे हैं। दूसरा रास्ता है सेवा विवाह, जहां लड़का अपनी मेहनत और अपना चरित्र साबित करने के लिए कुछ समय तक लड़की के परिवार के साथ रहकर काम करता है। तो अब तक हमने परिवार और गोत्र की बात की। अब जरा और बड़े दायरे में देखते हैं कि पूरे समुदाय को क्या चीज एक साथ बांध कर रखती है। जैसे गोत्र के अंदर शादी मना है, ठीक वैसे ही एक ही गांव के लड़के और लड़की के बीच भी शादी नहीं हो सकती। इसे ग्राम बहिर्विवाह कहते हैं। और इसके पीछे भी सोच वही है, सामाजिक नेटवर्क को गांव की सीमाओं से बाहर फैलाना, ताकि अलग अलग गांवों के बीच सहयोग और रिश्तेदारी का एक मजबूत जाल बन सके। और अब बात करते हैं सामाजिक एकजुटता की शायद सबसे अनोखी मिसाल की, सहियारो प्रथा
ये दो ऐसे परिवारों को जोड़ती है जिनका आपस में खून का कोई रिश्ता नहीं है। हर 3 साल में फसल कटाई के बाद एक सहिया चयन समारोह होता है, जिसमें परिवार एक दूसरे को चुनकर सुख दुख में साथ निभाने का वादा करते हैं। वो असल में एक दूसरे के लिए परिवार बन जाते हैं। इस पूरी सामाजिक संरचना को समझने के लिए संपत्ति के अधिकार को जानना भी जरूरी है। उरांव जनजाति में समाज पितृसत्तात्मक है, यानी वंश और संपत्ति पिता से बेटे को मिलती है। ये नियम समाज में लिंग के आधार पर भूमिकाएं और जिम्मेदारियां तय करता है। तो अब तक हमने अलग अलग धागों को देखा। चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ रखकर देखते हैं कि यह सामाजिक ताना बाना आखिर दिखता कैसा है। ये तस्वीर देखिए, ये सब कुछ कितने शानदार तरीके से समझाती है। सबसे अंदर है गोत्र, यानी किसी की अपनी पहचान। फिर आते हैं दोस्ती और शादी के बंधन, और सबसे बाहर हैं सामुदायिक नियम, जैसे ग्राम बहिर्विवाह और सहियारों। हर एक परत दूसरी से जुड़कर एक ऐसा समाज बनाती है जो बेहद मजबूत और आपस में गुंथा हुआ है। तो इस विश्लेषण से हमें इन परंपराओं की एक गहरी समझ तो मिलती है, लेकिन ये आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। सदियों से समुदाय को जोड़े रखने वाली ये संरचनाएं आज की बदलती दुनिया के दबावों जैसे शहरीकरण, नई शिक्षा और बदलती अर्थव्यवस्था के बीच क्या संतुलन खोज पाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आगे और सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर नया साल 1 जनवरी को नहीं बल्कि फसल कटने पर शुरू हो। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक बहुत ही दिलचस्प जनजाति उरांव समुदाय के बारे में। हम देखेंगे कि कैसे उनकी परंपराएं, उनके त्योहार और प्रकृति से उनका जो गहरा नाता है वो मिलकर उनके पूरे साल को एक बिल्कुल ही अलग रंग देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक साल होता क्या है? क्या वो सिर्फ कैलेंडर के कुछ पन्ने हैं, या फिर वो त्योहार और रीति रिवाज हैं जो हर दिन में जान डाल देते हैं? देखिए, उरांव समुदाय के लिए तो इसका जवाब बिल्कुल साफ है। ये जवाब सीधे सीधे उनकी जमीन और उनके जीने के ढंग से जुड़ा हुआ है। अब उनके साल के बारे में जानने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका समाज आखिर बना कैसे है। तो चलिए सबसे पहले हम उरांव समाज की बुनियाद, मतलब उनकी सामाजिक बनावट को थोड़ा समझते हैं। देखिए, उरांव समाज जो है वो एक पितृसत्तात्मक समाज है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि परिवार और समुदाय से जुड़े जो भी बड़े फैसले होते हैं वो पुरुष ही लेते हैं। वंश भी पिता के नाम से चलता है और जो जायदाद होती है उसका हक भी पुरुषों को ही मिलता है। और यही व्यवस्था उनके पूरे समाज की नींव है। और जानते हैं, ये परंपराएं उनके कपड़ों में भी खूब झलकती हैं। जब भी कोई त्योहार होता है ना, तो पुरुष पहनते हैं केरिया और महिलाएं सजती हैं खूबसूरत खनरिया में। ये सिर्फ कपड़े नहीं हैं, बल्कि ये उनके उत्सव, उनकी पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो ठीक है, अब हम उनके समाज की बनावट को थोड़ा बहुत समझ गए हैं। तो अब देखते हैं कि उनका पूरा साल गुजरता कैसे है। एक बात तो साफ है, उनका कैलेंडर हमारी तरह तारीखों पर नहीं चलता। नहीं, वो तो पूरी तरह से मौसम, जमीन और खेती के आने जाने पर टिका है। और ये बात तो वाकई में बहुत दिलचस्प है। हम सबके लिए नया साल मतलब 1 जनवरी, है ना? पर उरांव समुदाय के लिए साल की असली शुरुआत तब होती है जब खेतों से धान की फसल कटकर घर आती है। जी हाँ, उनका नया साल नवंबर-दिसंबर के महीने में शुरू होता है। इससे पता चलता है कि जमीन और खेती से उनका रिश्ता कितना कितना गहरा है। और खेती का ये जो चक्र है ना, इसी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं उनके रंग बिरंगे त्योहार। हर त्योहार उनके जीवन में एक नया रंग, एक नया मतलब लेकर आता है। आइए जरा उनके त्योहारों के कैलेंडर पर एक नजर डालते हैं। साल की शुरुआत होती है सोहराई से। ये त्योहार वो अपने जानदारों को धन्यवाद देने के लिए मनाते हैं। फिर आता है फागु, जो बिल्कुल हमारी होली की तरह रंगों का त्योहार है। वसंत के आने की खुशी में सरहुल मनाया जाता है, जब पूरा जंगल नए नए फूलों से खिल उठता है। अच्छी फसल और घर में खुशहाली आए, इसके लिए कर्मा का त्योहार है। और हाँ, साल भर अपने सबसे बड़े देवता धर्मेश के सम्मान में जात्रा भी होता है। त्योहारों के अलावा एक और चीज है, एक और परंपरा है जो उरांव समुदाय को मौसम से जोड़ती है, और वो है शिकार। लेकिन ये सिर्फ पेट भरने का तरीका नहीं है, नहीं, ये तो एक तरह का सामुदायिक अनुष्ठान है जो पूरे गांव को एक साथ ले आता है। तो साल में इनके 3 बड़े शिकार अभियान होते हैं। पहला है पागो सिंद्रा, जो फागुन के महीने में होता है।
फिर गर्मी में बैसाख के महीने में होता है विसुसेंद्रा, और तीसरा, जैसे ही बारिश का मौसम दस्तक देता है तब जेठ शिकार की परंपरा निभाई जाती है। ये तीनों शिकार उनके कैलेंडर का, उनकी परंपरा का एक बहुत ही मजबूत हिस्सा हैं। वैसे इन 3 बड़े शिकारों के अलावा भी एक और चीज है। जब भी कभी जरूरत आ पड़ती है तो एक अनौपचारिक शिकार भी होता है, जिसे दौराहा कहते हैं। ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त में पूरा का पूरा समुदाय कैसे एक होकर खड़ा हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सारे त्योहारों को, शिकार को और दूसरी परंपराओं को, इनको चलाता कौन है, इनको व्यवस्थित कौन करता है? तो चलिए अब हम उरांव गांव के नेतृत्व और उन जगहों के बारे में जानते हैं जो इस पूरे सामाजिक ताने बाने को संभाल कर रखते हैं। असल में हर उरांव गांव की अपनी एक बहुत ही सदी हुई व्यवस्था होती है जो समाज में एक बैलेंस बनाकर रखती है। तो चलिए देखते हैं कि इस व्यवस्था में कौन कौन लोग और कौन कौन सी संस्थाएं शामिल हैं। देखिए, गांव के जो हेड होते हैं उन्हें महतो कहते हैं। वो सारा प्रशासनिक कामकाज देखते हैं। दूसरी तरफ पूजा पाठ और धार्मिक रीति रिवाजों की जिम्मेदारी होती है पाहन की। और अगर मान लीजिए गांव में कोई झगड़ा हो जाए तो उसे सुलझाने के लिए पंचोरा है, मतलब गांव की पंचायत। उरांव समाज में एक बहुत ही अनोखी जगह है जिसका नाम है घुमकुरिया। ये युवाओं के लिए एक तरह का पारंपरिक स्कूल या हॉस्टल समझ लीजिए, जहां उन्हें अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं और सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में सिखाया जाता है। और हर गांव के बीचों बीच उसके दिल में होता है अखड़ा। ये एक खुला मैदान जैसा होता है जहां शाम होते ही ढोल मांदर की आवाज गूंजने लगती है और पूरा का पूरा गांव नाचने, गाने और जश्न मनाने के लिए एक साथ इकट्ठा हो जाता है। और इसी अखड़ा में होता है उनका खास पारंपरिक डांस, जिसे कहते हैं यदुर। ये बस एक नाच नहीं है, ये तो उनकी एकता और उनकी संस्कृति का एक जीता जागता सबूत है। तो हमने देखा कि कैसे फसल से लेकर शिकार तक, त्योहारों से लेकर पंचायत तक, उरांव समुदाय का पूरा साल परंपराओं के एक खूबसूरत ताने बाने में बुना हुआ है। यहाँ हर एक रिवाज, हर एक परंपरा एक बड़ी तस्वीर का जरूरी हिस्सा है। तो आखिर में ये एक सोचने वाली बात है कि जैसे उरांव समुदाय को उनकी फसल, उनका शिकार और उनका अखड़ा एक साथ जोड़कर रखता है, वैसे ही हमारे अपने जीवन में वो कौन सी परंपराएं हैं, छोटी या बड़ी, जो हमें एक समाज के तौर पर, एक समुदाय के तौर पर एक साथ बांधती हैं। ये एक दिलचस्प सवाल है। जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां आपकी कीमत पैसे से नहीं बल्कि इस बात से तय होती है कि आप दूसरों की कितनी मदद करते हैं। आज हम उरांव जनजाति की कहानी में यही देखने वाले हैं कि कैसे सिर्फ जमीन और आपसी भरोसे के दम पर एक पूरा का पूरा मजबूत समुदाय खड़ा किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि असल में एक कम्युनिटी, एक समुदाय बनता कैसे है? क्या सिर्फ पैसे से, जैसा कि हम आज की दुनिया में ज्यादातर देखते हैं, या फिर कोई और चीज है, कुछ इससे भी ज्यादा गहरा? चलिए उरांव जनजाति की कहानी में इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। हर समुदाय की एक जड़ होती है, एक स्टार्टिंग पॉइंट। उरांव लोगों के लिए ये शुरुआत हुई छोटा नागपुर के जंगलों से, और ये वो जगह थी जहां उन्होंने सिर्फ अपने घर नहीं बनाए बल्कि अपनी पहचान और अपने पूरे सोशल स्ट्रक्चर की नींव रखी। देखिए, उनके समुदाय की जो बुनियाद है ना, वो एक बहुत बड़े बदलाव पर टिकी है। उन्होंने वो शिकारी संग्राहक वाली जिंदगी छोड़ी और परमानेंट किसान बनने का फैसला किया। अब ये सिर्फ खेती करने की बात नहीं थी, ये एक जगह पर बसने, अपनी जड़ें जमाने का फैसला था, और इसी एक फैसले ने उनके पूरे समाज का भविष्य लिख दिया। अब यहां एक बड़ी दिलचस्प बात है। गांव में जो लोग बसे थे ना, वो सब एक बराबर नहीं थे। उनके समाज में एक तरह का बंटवारा था, और ये बंटवारा इस बात पर था कि कौन पहले आया और कौन बाद में। इसी से तय होता था कि किसकी क्या पहचान होगी और किसका क्या स्टेटस होगा। तो जो लोग सबसे पहले पहुंचे उन्हें एक खास नाम मिला, भूइंहार। असल में ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी मेहनत से जंगलों को काटा, जमीन को साफ किया और उसे खेती के लायक बनाया। इसलिए इनको कम्युनिटी का फाउंडर यानी संस्थापक माना गया, और उनकी जमीन कहलाई भूइंहार भूमि। और फिर भूइंहार के बाद जो लोग आए उन्हें कहा गया रैयत। ये लोग पहले से बसे बसाए गांव में आकर रहने लगे। तो इस तरह से गांव में कौन कब आया, यही उसकी सोशल आइडेंटिटी का बेसिस बन गया। बड़ा सिंपल सिस्टम था। ठीक है, तो ये सोशल स्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन सवाल ये है कि ये समुदाय चलता कैसे था?
मतलब रोजमर्रा का काम कैसे होता था, खासकर तब जब पैसा था ही नहीं। यहीं पर उरांव इकोनॉमी की सबसे यूनिक, सबसे अनोखी बात सामने आती है। उनका पैसा था एक दूसरे का सहयोग। उनकी पूरी अर्थव्यवस्था का जो दिल था ना, वो थी एक व्यवस्था जिसका नाम था पसरी। अब यह पसरी कोई सिक्का या नोट नहीं था, ये एक तरह का सामाजिक वादा था, एक प्रॉमिस। वादा ये कि जब भी किसी को जरूरत पड़ेगी तो पूरा का पूरा गांव उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाएगा। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी को अपना खेत जोतना है, तो पसरी सिस्टम के तहत उसके पड़ोसी अपने हल, अपने बैल और अपनी मेहनत लेकर उसकी मदद करने आ जाएंगे। और फिर जब उन पड़ोसियों को जरूरत पड़ेगी तो ये इंसान उनके लिए वही करेगा। मतलब ये सिर्फ काम का लेना देना नहीं था, ये रिसोर्सेज और भरोसे का एक्सचेंज था। तो असल बात यही है, उनकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी वो किसी बैंक अकाउंट में नहीं थी, बल्कि एक दूसरे पर भरोसे में थी। और ये एक जीता जागता सबूत है इस बात का कि एक समाज पैसे के बिना भी कितना अमीर, कितना समृद्ध हो सकता है। अच्छा, नियम और इकोनॉमी तो ठीक है, लेकिन कोई भी कम्युनिटी सिर्फ इन चीजों से नहीं बनती। वो बनती है रोजमर्रा की जिंदगी से, साथ बैठकर खाए गए खाने से और उन परंपराओं से जो सब मिलकर निभाते हैं। तो चलिए आप देखते हैं कि उरांव लोगों की डेली लाइफ कैसी थी। उनका खाना पीना पूरी तरह से उनके आसपास की जमीन से जुड़ा हुआ था। खेतों से चावल मिल जाता, जंगलों से फल और शिकार से पक्षी, मतलब सब कुछ एकदम ताज़ा, लोकल और नेचर के साथ पूरी तरह से हार्मनी में। लेकिन उनके खाने पीने से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखा नियम भी है। एक ऐसा जानवर है जिसे वो कभी नहीं खाते, और वो है बंदर। जी हाँ, उरांव जनजाति के लोग बंदर का मांस नहीं खाते। अब ये सिर्फ एक खाने का नियम नहीं है, ये उनकी संस्कृति का एक ऐसा खास हिस्सा है जो उन्हें बाकियों से अलग पहचान देता है। और हाँ, जहाँ खाने की बात हो वहाँ पीने की बात तो होगी ही। उनका सबसे पसंदीदा ड्रिंक है हड़िया, और ये सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है, बल्कि हर त्योहार, हर फंक्शन और सोशल गैदरिंग का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। एक ऐसी चीज़ जो लोगों को एक साथ लाती है। तो उरांव जनजाति की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। आज की दुनिया में जहां हम हर चीज़ की कीमत पैसों में लगाते हैं, क्या हम असली वैल्यू, असली कीमत को कहीं पीछे छोड़ रहे हैं? शायद असली दौलत लेन देन में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सहयोग में छिपी है। सोचने वाली बात है ना? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, उरांव जनजाति की आध्यात्मिक दुनिया को समझने के लिए। उनकी मान्यताएं क्या हैं, उनके रीति रिवाज कैसे हैं और वो इस दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो इस पूरी पड़ताल को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे उनके देवी देवताओं के बारे में, फिर देखेंगे कि कौन से लोग और कौन सी जगहें उनके लिए पवित्र हैं। उसके बाद बात करेंगे उनके खास रीति रिवाजों की। फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को लेकर उनकी क्या मान्यताएं हैं। और आखिर में हम अलौकिक शक्तियों में उनके विश्वास पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनके देवी देवताओं की। आखिर कौन है वो सबसे बड़ी शक्ति जो सब कुछ चलाती है? उरांव आस्था का जो केंद्र है वो है धर्मेश। उन्हें सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है। और जानते हैं, उनकी तुलना सूर्य से की जाती है। ठीक वैसे ही जैसे सूरज पूरी दुनिया को रोशनी और जिंदगी देता है, वैसे ही धर्मेश भी जीवन देते हैं। अब धर्मेश तो सर्वोच्च हैं, लेकिन उनके अलावा भी कई देवता हैं जो जीवन के अलग अलग पहलुओं का ध्यान रखते हैं। जैसे कि मरांग बुरु जो पहाड़ों के देवता हैं, ठाकुर देव जो पूरे गांव की रक्षा करते हैं, डेहवार जो गांव की सीमाओं के रक्षक हैं, और हाँ, सबसे अहम उनके पूर्वज जिन्हें वो कुल देवता मानकर पूजते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई देवताओं की बात। अब सवाल ये उठता है कि इंसानों और इस दिव्य दुनिया के बीच का पुल कौन है? कौन है वो लोग और कौन सी है वो जगह जो दोनों को जोड़ती हैं? चलिए देखते हैं। यहाँ पर ना आध्यात्मिक नेतृत्व की जो व्यवस्था है वो बड़ी साफ सुथरी है। सबसे ऊपर होते हैं पाहन, जो गांव के धार्मिक मुखिया होते हैं और सारे अनुष्ठान करवाते हैं। और उनकी मदद के लिए होते हैं पुजार या पनभड़ा। वो न सिर्फ पाहन के सहायक होते हैं, बल्कि गांव की बैठकों में खाने पीने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है। अब बात करें पवित्र जगहों की, तो 2 जगहें बहुत बहुत खास हैं। पहली है सारना। ये एक तरह का पवित्र बाग होता है जहां पूरा समुदाय एक साथ पूजा पाठ करता है। और दूसरी जगह है सासन। ये वो जगह है जहां ये माना जाता है कि उनके पूर्वजों की आत्माएं रहती हैं।
तो ठीक है, देवी देवता हो गए, पवित्र लोग और जगह भी हो गई। अब आते हैं उनके रीति रिवाजों पर। वो कौन से ऐसे खास समारोह हैं जो साल भर चलते रहते हैं और पूरे समुदाय को जोड़े रखते हैं? इनमें से 2 वार्षिक पूजाएं तो बहुत ही अहम हैं। एक है भेलवा पूजा, जो फसल लगाते समय की जाती है, एक तरह से अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। और दूसरी है गोरिया पूजा, जो साल में एक बार पूरे गांव की भलाई और सलामती के लिए की जाती है। अब हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करेंगे, मृत्यु और उसके बाद आत्मा की यात्रा को लेकर उरांव जनजाति की क्या मान्यताएं हैं। तो देखिए, उरांव जनजाति में जब किसी का देहांत होता है तो पारंपरिक तौर पर दाह संस्कार ही किया जाता है। ये माना जाता है कि इससे आत्मा को शरीर के बंधन से मुक्ति मिलती है और वो अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसके कई चरण हैं। सबसे पहले होता है हड़बोरा समारोह, जिसमें साल भर में मरे सभी लोगों की अस्थियों को जनवरी के महीने में इकट्ठा किया जाता है। फिर गोत्र खुदी रस्म में उन अस्थियों को नदी में बहा दिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसके बाद ही आत्मा अपने पूर्वजों से जा मिलती है। इस अंतिम और पवित्र मिलन को कोहा बेंजा कहा जाता है। चलिए, अब उरांव की आध्यात्मिक दुनिया की एक और परत खोलते हैं, जो है अलौकिक शक्तियों में उनका विश्वास। देवताओं और पूर्वजों के अलावा क्या कोई और भी ताकतें हैं जो उनकी दुनिया को प्रभावित करती हैं? तो ये सवाल मन में आता है ना, कि देवताओं और पूर्वजों की पूजा तो ठीक है, पर क्या इनके अलावा भी कोई ताकतें मौजूद हैं? कोई ऐसी शक्ति जो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी? और इसका जवाब है हाँ। अपने देवी देवताओं में आस्था के साथ साथ जादू टोना और टोटके की शक्तियों पर भी उनका गहरा विश्वास है। ये उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और दुनिया को देखने के उनके नजरिए को भी प्रभावित करता है। और जो इंसान इस विद्या को जानता है और इसका इस्तेमाल करता है, उसे माटी या मट्टी कहते हैं। आप कह सकते हैं कि वो एक तरह के ओझा या स्पिरिट डॉक्टर होते हैं जो इन शक्तियों से काम लेते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। अगर समुदाय का कोई सदस्य ईसाई धर्म अपना लेता है तो उसके अंतिम संस्कार की रस्में बदल जाती हैं। तब दाह संस्कार की जगह शव को दफनाया जाता है और सारी रस्में ईसाई परंपरा के हिसाब से होती हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक ही समुदाय में अलग अलग मान्यताएं एक साथ चलती हैं। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं कि कैसे सदियों पुरानी परंपराएं नए विचारों और विश्वासों के साथ खुद को ढालती हैं और कैसे वो बिना अपनी पहचान खोए एक साथ मौजूद रहती हैं। ये सवाल सिर्फ उरांव जनजाति का नहीं है, बल्कि आज की इस बदलती दुनिया में हर संस्कृति के लिए बहुत मायने रखता है। इस पर जरूर सोचिएगा। सोचिए, एक ऐसा स्कूल जहां से ग्रेजुएशन तब होती है जब शादी हो जाए। आज हम उरांव जनजाति की एक ऐसी ही बहुत अनोखी और सदियों पुरानी परंपरा घुमकुड़िया के बारे में जानेंगे। तो ये घुमकुड़िया आखिर है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ कोई बिल्डिंग या हॉस्टल नहीं है। ये उरांव जनजाति का एक युवा गृह है, एक ऐसा सेंटर जहां नौजवानों को उनके आदिवासी रीति रिवाज, उनका संगीत, डांस और सारी परंपराएं सिखाई जाती हैं। मतलब ये अपनी संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक जीता जागता केंद्र है। और इसकी सबसे अनोखी बात, यहाँ की मेंबरशिप शादी के साथ ही खत्म होती है। एक तरह से कह सकते हैं कि इस स्कूल की डिग्री ही शादी है। ये वो पल है जब माना जाता है कि एक नौजवान अब समाज की सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चलिए अब जरा और गहराई से समझते हैं घुमकुड़िया की इस अनूठी दुनिया को। तो इसके कुछ बहुत ही सीधे साधे लेकिन अहम नियम हैं। पहला तो ये कि इसका मकसद आदिवासी रीति रिवाजों और परंपराओं की ट्रेनिंग देना है। ये लड़की और लड़कियों दोनों के लिए खुला है। इसमें एंट्री करीब 10-11 साल की उम्र में शुरू होती है और जैसा कि हमने देखा, शादी होने पर मेंबरशिप खत्म हो जाती है। अब बात आती है एडमिशन की, मतलब दीक्षा की। इसमें एंट्री मिलती कैसे है? घुमकुड़िया की पूरी व्यवस्था में ना एक नंबर बहुत खास है और वो है 3। ये नंबर इस पूरे सिस्टम में बहुत गहरा मतलब रखता है, जो शायद प्रकृति के चक्र को दिखाता है। चलिए देखते हैं कैसे। और देखिए, इसका पहला इस्तेमाल यहीं होता है। नए सदस्यों को हर 3 साल में सिर्फ एक बार ही एडमिशन मिलता है, और वो भी प्रकृति को समर्पित सरहुल त्योहार के दौरान। ये एक अनुशासित साइकिल है जो नई जिंदगी और एक नई शुरुआत का प्रतीक है।
और हाँ, ये कोई मामूली एडमिशन प्रोसेस नहीं है। इसके लिए बाकायदा एक औपचारिक दीक्षा समारोह मतलब एक इनिशिएशन सेरेमनी होती है। ये एक बहुत ही ज़रूरी इवेंट है जो नए सदस्यों का समुदाय में स्वागत करता है और उनके सफ़र की शुरुआत करता है। तो चलिए अब घुमकुड़िया के दरवाजे के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये लड़कों और लड़कियों के लिए कैसे काम करता है। अंदर जाकर पता चलता है कि यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग इंतजाम हैं। लड़कों के घर को जोंख एड़पा कहते हैं, जहाँ जोंख का मतलब होता है कुंवारा, और लड़कियों के घर को पेल एड़पा कहा जाता है, जिससे एक अनुभवी महिला प्रमुख मैनेज करती हैं। अब हर घर का अपना एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, एक हायरार्की है। लड़कों के घर यानी झुकेड़पा के जो हेड होते हैं उन्हें ढांगर या महतो कहा जाता है और उनके असिस्टेंट को कोतवार। वहीं पेल एड़पा की देखभाल करने वाली जो हेड महिला होती हैं उन्हें बरकी डांगरिन कहा जाता है, जो लड़कियों को गाइड करती हैं। अच्छा, तो एडमिशन हो गया, घर भी पता चल गया, अब आगे क्या? अब आते हैं रैंक्स पर। एक सदस्य का जो सफ़र है ना, वो 3 स्टेजेस से गुजरता है। सबसे पहले आते हैं पूड़ा जोखर, यानी जो नए नए आए हैं। 3 साल का अनुभव लेने के बाद वो माज जोखर बन जाते हैं, मतलब इंटरमीडिएट मेंबर्स। और आखिर में वो कोहा जोखर के पद तक पहुंचते हैं, जो सबसे सीनियर और अनुभवी सदस्य होते हैं। और आखिर में वो पड़ाव आता है जब एक चक्र पूरा होता है और दूसरे की तैयारी होती है, यानी ग्रेजुएशन और रिन्यूअल। जैसा हमने शुरू में बात की थी, ये पूरा सफर शादी के साथ ही जाकर पूरा होता है। विवाह होते ही सदस्यता खत्म, जो कि युवाग्रह से एक वयस्क जीवन में कदम रखने का प्रतीक है। यही उनकी ग्रेजुएशन है जो उन्हें समुदाय में एक जिम्मेदार वयस्क के तौर पर स्थापित करती है। और ये जो 3 साल का साइकिल है ना, ये सिर्फ सदस्यों के लिए नहीं है, अधिकारियों के लिए भी यही नियम लागू होता है। हर 3 साल में नए अधिकारी चुने जाते हैं, वो अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और फिर एक खास समारोह के साथ उनका कार्यकाल खत्म होता है, ताकि नए लीडर्स को मौका मिल सके। इस समारोह को मुखिया हांडी समारोह कहते हैं। इसमें हड़िया, जो चावल से बनी एक तरह की बियर होती है, उसे पीकर अधिकारियों के 3 साल के कार्यकाल की समाप्ति का जश्न मनाया जाता है। ये एक साइकिल के सम्मानजनक अंत और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है कि आज की इस मॉडर्न दुनिया में जहां हमारे पास इतने सारे स्कूल हैं, वहां परंपरा और समुदाय पर टिकी घुमघुड़िया जैसी व्यवस्था की क्या जगह है, क्या कीमत है? ये एक सोचने वाला सवाल है ना।